हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी का पार्ट 2। ठीक है, आज हम रासायनिक गतिकी के थ्योरी का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का डिस्कशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी। जो रिएक्शन हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और केमिकल काइनेटिक्स हमें बताएगी कि रिएक्शन होगी तो कितनी स्पीड से होगी, कितनी देर में खत्म होगी, कंप्लीट होगी तो कितनी देर में होगी, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस का मोशन काइनेटिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले हम वो देखेंगे और डिस्क्लेमर देखते हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आज कवर करेंगे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के अवकलन और समाकलन रूप, मतलब डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें आज हम देखेंगे कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरेनियस थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉलिजन थ्योरी, फिर हम देखेंगे समरी, मतलब फिर मैं लास्ट में सेशन को समराइज करूंगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। यहाँ से भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं डिफरेंट ऑर्डर में। हम फर्स्ट ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसको ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पहले क्या देखेंगे, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसकी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म और हाफ लाइफ। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब ही क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट ओनली। मतलब जो रेट है वो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर कितनी है, 1। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 1। मतलब वो सिर्फ जो रेट डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके, फर्स्ट ऑर्डर पे। मतलब रिएक्टेंट्स की पावर कितनी, 1। ठीक है, तो अभिक्रिया जिसमें दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता के परिवर्तन द्वारा निर्धारित होती है उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स क्या दे रहे हैं हमें, प्रोडक्ट्स। अगर ऐसा है तो आप उसका रेट कैसे लिखेंगे, जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो कैसे लिखते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1। और 1 मतलब यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट ऑर्डर, ये 1 क्या दिखा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसकी लिमिट्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आएगी कि t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। आप इसको ये भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। आप इसको a अपॉन a माइनस एक्स को, a क्या है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आप इसको a नॉट भी लिख सकते हो, आप इसको r नॉट भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आप क्या सिंबल देना चाह रहे हो। a माइनस एक्स जो कि हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, आप इसको क्या लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो, आप इसको कॉन्सेंट्रेशन ए भी लिख सकते हो। एक्स क्या है, जो अमाउंट रिएक्टेड है, जितना अमाउंट रिएक्ट कर चुका है, जितना अमाउंट जो रिएक्टेंट का है वो रिएक्ट कर चुका है, वो प्रोडक्ट में बदल चुका है, दैट इज एक्स। ठीक है एवरीवन, सो टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जहाँ टी क्या है आपको पता ही है, टी तो समय होता है मतलब टाइम, जहाँ पे ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के क्या है आपका, के बताइए रेट कांस्टेंट, और x क्या होता है आपको पता ही है, x होता है आपका अमाउंट रिएक्टेड, जितना अमाउंट रिएक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे a माइनस एक्स क्या हो गया, a माइनस एक्स आपका हो गया t के बाद, समय t के बाद a की सांद्रता। ठीक है, आफ्टर टाइम t रिएक्शन जो है
वो कितनी हो चुकी है, राइट। आफ्टर टाइम टी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बची है वो क्या है, ए माइनस एक्स, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आप इसको बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो इनिशियली ए था अब ए माइनस एक्स रह गया है, ऐसे आप बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, एग्जैक्टली आप क्या बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है टी टाइम के बाद, ठीक है एवरीवन। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ का मैंने आपको बताया था, हाफ लाइफ क्या होती है, सभी को पता है हमें कि जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ का मतलब है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ रिएक्ट कर चुकी हो, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिएक्ट कर चुकी हो, हाफ, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को कैसे दिखाया जाता है, हाफ लाइफ को दिखाया जाता है टी हाफ से। कैसे शो करेंगे हम हाफ लाइफ, टी हाफ, ठीक है। हम हाफ लाइफ को कैसे शो करेंगे, हाफ लाइफ टाइम हो गया टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम का मतलब टाइम हाफ नहीं होना है, हाफ लाइफ का टाइम का मतलब वो टाइम पीरियड है जिसपे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाफ रिएक्ट कर चुके हैं। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, हाफ। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, हाफ। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ए है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है ए बाय टू, मतलब जिसको आप ए माइनस एक्स बोल रहे हो वो क्या हो गया, ए बाय टू, ठीक है, ए बाय टू, क्लियर। तो जब आप इस तरीके से a अपॉन ए माइनस एक्स में वैल्यूज रखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, टी हाफ इजकल टू 0.693 बाय के। जो आपका फॉर्मूला था टी इजकल टू 0.693 बाय के लॉग a अपॉन ए माइनस एक्स, वहां पे a को तो a ही रहने दो और a बाय टू की a माइनस एक्स की जगह रख देना a बाय टू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा फॉर्मूला t इजकल टू 2.303 बाय के लॉग a अपॉन ए माइनस एक्स है तो उसको मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आर, जहाँ पे आर क्या हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपको क्या रखना है, आर नॉट बाई टू। जब आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की जगह आर नॉट बाई टू रखेंगे तो सिंपल सी एक बात है, आपको क्या पता लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट तो एज इट इज है और कॉन्सेंट्रेशन आर की जगह आपने रख दिया आर नॉट बाई टू, टू आ जाता है ऊपर, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाता है और आपका क्या बच जाता है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग टू। आप इस फॉर्म में भी बात कर सकते हो। आप अगर लॉग मतलब 2.303 लॉग का मतलब क्या, ln2, तो कई बार, अच्छा ये कब आया है, जब टी हाफ बन चुका है। जब आपका टी क्या बन चुका है, टी हाफ। भाई टी को जब टी हाफ दिखाएंगे मतलब टी हाफ ना दिखा के आप इसको टी 50% भी लिख सकते हो। उस टाइम में क्या हुआ, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो टी को आप क्या लिखेंगे, टी हाफ, या फिर टी को आप क्या लिख सकते हैं, 50%। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा टी हाफ है उसको मैं कह रहा हूँ 2.303 बाय के लॉग टू। तो 2.303 कि लॉग कब आया होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग का मतलब है ln2 बाय के। इस फॉर्म में भी वो आपसे पूछ लेता है कि टी हाफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको मल्टीपल तरीके से रेडी रहना है कि किस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो हम तभी रेडी रह सकते हैं जब वो जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसके बारे में हमें पूरा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप पता हो। अगर हमसे कहीं भी स्टेप मिस होता है तो इसका मतलब हम वो क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको किस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी तरीके से ध्यान देना है। जहाँ डेरिवेशन है वहाँ डेरिवेशन पे, जहाँ फॉर्मूलाज है जहाँ फॉर्मूलेज पे, उन फॉर्मूलेज में जो भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं उन सिंबल्स पर कि ये सिंबल क्या है, इसकी यूनिट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब जैसा कि आप ध्यान देते हैं, आप जानते हैं कि जो log 2 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो जब आप टी हाफ इजकल टू 2.303 बाई के log 2 में log 2 की वैल्यू रख देंगे कितनी, 0.3010। तो आपको पता है 0.3010 और आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2.303 को किससे, 0.3010 से। जब आप उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.693 अपॉन के। कितना आ जाता है, 0.693, और अपॉन में के चल ही रहा है तो टी हाफ जो हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो हो जाता है 0.693 अपॉन के। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हियर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आ रही है हाफ लाइफ के फॉर्मूले में। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है
वो इंडिपेंडेंट है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। और मैं आपको बता चुका हूँ जो टी हाफ है वो अर्ध आयु अवधि है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बताइए कितना होता है, सेकंड इनवर्स। कई बार आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नहीं पता लग रहा है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर स्पेशली बात करूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वैल्यू किस चीज की दी हुई, तो आप उसकी यूनिट चेक कर लीजिए। अगर यूनिट सेकंड इनवर्स है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है एल एम एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब इस फॉर्मूले में एम मोल है, एल लीटर है, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड के लिए हम एस यूज कर रहे हैं। और आप इस फॉर्मूले में वो रख के देखिए वैल्यू, और आपको पता लग जाएगा कि किस यूनिट से वो मैच करेगा और कौन से ऑर्डर का रेट कांस्टेंट दे रखा है। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि रिएक्शन एग्जैक्टली किस ऑर्डर की है, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया के लिए फॉर एनी रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, एक जनरल फॉर्मूला बताऊं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a की पावर n माइनस वन, जहां पे a कॉन्सेंट्रेशन होता है और n इज द ऑर्डर। यहाँ पर ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टी हाफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू ए की पावर एन माइनस वन, जहाँ ए क्या है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपको पता ही है, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का कोटि, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर में, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर कवर किया उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला देखा और हाफ लाइफ देखी फर्स्ट ऑर्डर की। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर जो आता है रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शंस अगर हमारी आ जाती है। कौन सी रिएक्शंस, गैस फेज। अभी तो हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बात कर रहे थे, अब हम प्रेशर की टर्म में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक जनरल रिएक्शन है कि ए गैस, ए जो रिएक्टेंट है वो गैसियस रिएक्टेंट है, वो दे रहा है हमें बी गैस प्लस सी गैस, मतलब बी प्लस सी रिएक्टेंट, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो जो उसका रेट कांस्टेंट जब आप निकालेंगे के, तो वो आएगा आपका 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। अब पी नॉट क्या है और 2 पी नॉट क्या है और पी टी क्या है ये आप जानते हैं। जहां पे जो पी नॉट है वो इनिशियल प्रेशर हो जाता है, जैसे आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो पी नॉट आपका हो जाता है इनिशियल प्रेशर। उसी तरीके से पीटी कब हो जाएगा, टी समय के बाद का कुल दाब, मतलब आफ्टर टाइम टी जो टोटल प्रेशर है उसे हम पीटी बोल रहे हैं। आफ्टर टाइम टी जो टोटल प्रेशर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पीटी बोल रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। भाई के इज इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला, 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पीटी, जहां पर पी नॉट आपका इनिशियल प्रेशर है एंड पीटी आपका टोटल प्रेशर है आफ्टर टाइम टी। इन सभी पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की भी बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर है ओवरऑल ऑर्डर उस रिएक्शन का कितना है, 2। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो 1+1 फॉर्म में हो सकता है, वो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो अकेला 2 भी हो सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स पता होंगे। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द रिएक्शन इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर कब, इफ इट्स रिएक्शन रेट, the reaction is said to be second order if its reaction rate is determined by the variation of two concentration terms of reactants, ठीक है। अभिक्रिया को द्वितीय कोटि भी की अभिक्रिया भी कहा जाता है यदि इसकी अभिक्रिया दर को अभिकारकों की दो सांद्रता शर्तों के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब द रिएक्शन इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर कब, इफ इट्स रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी एक रिएक्टेंट की पावर 2 हो, राइट। तो आप एक जनरल, अगर मैं एक जनरल बात ना करके अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, तो इट्स रेट इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज के इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a इनटू में ब्रैकेट a माइनस x when both the reactants are same। जब दोनों अभिकारक समान होते हैं तब की कंडीशन है। k इस यहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है, t यहाँ पर समय है, x आपको पता ही है अमाउंट जो रिएक्टेड होता है, a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है। आई होप क्लियर। तो k इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a
और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में a माइनस एक्स, किसके मल्टीप्लाई में a के। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, जिसको आप कैसे समझ सकते हो, द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो आपका क्या है LMN वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, आप कोई सा भी फॉर्मूला जो आपको याद हो जाए, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, या फिर LMN माइनस 1 सेकंड इनवर्स, जहां पे लीटर पर मोल की पावर n माइनस 1 मोल। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब आपने n की वैल्यू 2 पुट करी तो आपने क्या देखा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, तो आपने क्या देखा, मोल पर लीटर की पावर कितनी हो गई, -1, मतलब रिवर्स कर दो इसको, सेकंड इनवर्स, तो क्या मैंने क्या, लीटर पर मोल की पावर, लीटर पर मोल की पावर 1 हो गया सेकंड इनवर्स, तो आप इसको लिख सकते हो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप किसी भी रेट कांस्टेंट की, किस तरीके से आप किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है, आपको अगर ऑर्डर फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, फ्रैक्शनल दिया हुआ है, एटसेट्रा, आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। रिएक्शन ऑफ थर्ड एंड हायर ऑर्डर्स, n की वैल्यू 3 या n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आर रेयर, ऐसा क्यों, ड्यू टू द फैक्ट दैट द चांसेस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कमिंग टू अ सिंगल पॉइंट, 3 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही पॉइंट पर आकर टकरा जाएं, दैट इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी, उसकी बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, टू अ सिंगल पॉइंट साइमल्टेनियसली, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इज मच लेस एज कंपेयर टू यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल का आपस में टकराना और दो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ थर्ड एंड हायर ऑर्डर्स आर वेरी रेयर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज it is due to the fact that the chances of three molecules of coming to a single point simultaneously, chances of three molecules of coming to a single point simultaneously, it means probability, किसकी, probability of trimolecular collisions is much less as compared to unimolecular और bimolecular collisions। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, जब हमारे दोनों रिएक्टेंट सेम है, K इजकल टू 1/T x अपॉन ए, और नीचे ही क्या है ब्रैकेट में a माइनस एक्स। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ इन डेरिवेशंस को आप बार बार करके देखिए, इनकी डेरिवेशंस करिए, आपके फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। जब आप डेरिवेशन कर लेंगे तो फॉर्मूले तो ऑटोमेटिक लर्न हो ही जाएंगे, और अगर उस डेरिवेशन में से भी वो कहीं से कोई स्टेप या ग्राफ दे रहा है तो वहां से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसके ग्राफ और इसके किससे पूछे जाते हैं, इसके फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन, ग्राफिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन तीनों पे ध्यान देना है। ठीक है एवरीवन, समटाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज इंक्रीज्ड। कभी कभी क्या होता है, जब हम एक और रिएक्टेंट या एक कॉन्स्टिट्यूएंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते रहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी कर रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसके इनवर्सली रिलेटेड हो गया, इसका मतलब उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर है वो नेगेटिव है, मतलब सच रिएक्शंस आर नोन एज नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस। बहुत जनरल नहीं होती हैं रिएक्शंस, बट दीज रिएक्शंस आर आल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, O3 टू O2 बनना, ये इस नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है, नकारात्मक कोटि की अभिक्रियाएं का एक क्रियाओं का एक एग्जांपल। आप यहाँ पर देख सकते हो 2O3 गिव्स 3O2, मतलब दो ओजोन के मॉलिक्यूल क्या दे रहे हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, दोनों तरफ क्या हो गए, बैलेंसिंग हो गई। दोनों तरफ कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हो कितने ऑक्सीजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो आप इसका अगर रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू -1/2 DO3/dt। ठीक है, -1/2 DO3/dt। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, डिक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन तो -1/2, ये इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन DO3, मतलब आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, DO3/dt इज इक्वल टू K। अब अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखे तो कैसे लिखेंगे, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन O2, कॉन्सेंट्रेशन O3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K
कॉन्सेंट्रेशन O3 की पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन O2 की पावर -1। ठीक है, आई होप आपको ये रेट क्लियर हुआ होगा। रेट इजकल टू क्या आ जाएगा, -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय dt। अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट जो बनेगा के, ये एक्चुअली स्टेप्स में निकालने के बाद जब हम ये रेट लिखते हैं तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए इस बात में। के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जब O2 को ऊपर लेके जाओगे तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो गया। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, रेट लिख सकते हो नेगेटिव वाटर रिएक्शन का भी। ठीक है, तो इसमें अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट घटेगा, हमारा रेट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसकी पावर -1 है। नेक्स्ट हम आप यहाँ पर देख सकते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। जब एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जैसे समुद्र में से अगर आप 1 बकेट या 2 बकेट या 10 बकेट पानी भी ले लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें से थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए या उसमें थोड़ा ऐड हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन से हम रेट को वेरी नहीं मानते हैं। हमें लगता तो ऐसा है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस रेट को इफेक्ट कर रही होगी, बट एक्चुअल में इम्पैक्ट नहीं करती। सो द सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कन्फर्म्स टू द फर्स्ट ऑर्डर एंड इट इज कॉल्ड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एग्जाम्पल जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इथाइल एसीटेट CH3COO, जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और COOH और C2H5OH हो जाता है। CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH मतलब इथ प्लस एन प्लस ओल इथेनॉल। ठीक है, तो व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट is present in large excess, the second order reaction, yes, second or higher order reactions conforms to the first order and it is called pseudo unimolecular reaction. Example, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो CH3COO, इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस करी H पॉजिटिव H2O, एसिडिक मीडियम में करिए तो यहाँ H पॉजिटिव आपको दिख रहा है, गिव्स एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल CH3COOH प्लस C2H5OH। इसे क्या कहा जाता है, सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें लग रहा है कि रिएक्शन हायर ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, बट एक्चुअली में रिएक्शन क्या मिली हमें, फर्स्ट ऑर्डर की। एक्चुअली में रिएक्शन क्या मिली हमें, फर्स्ट ऑर्डर की। आई होप क्लियर हुआ। This is also known as what? Pseudo first order reaction. Hydrolysis of ethyl acetate या hydrolysis of ester, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसका रेट लिखना हो तो रेट फिर अब किस पे डिपेंड करेगा, अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में, जो वाटर है रिएक्टेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन, वो उसका अमाउंट एक्सेस में है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा अब रेट। ठीक है, रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, जो हमारा रिएक्टेंट है कौन, CH3COO C2H5, मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 की पावर 1 क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअली में इसको क्या बोलेंगे हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जो सेकंड रिएक्टेंट है वो हमारा किस में प्रेजेंट है, सेकंड रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। जो वाटर है H2O है वो किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया हमारा रेट किस तरीके से लिखते हैं। और क्या देखा गया, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, द रेट इज नियरली डबल। ठीक है, द रेट इज, अगर हम 10 डिग्री से राइज करते हैं टेम्परेचर को, द रेट क्या हो जाता है, नियरली डबल हो जाता है। रेट क्या हो जाता है हमारा, नियरली डबल। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन किसमें लाई करता है, लाई बिटवीन 2 to 3, लाई बिटवीन 2 to 3। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट भी बढ़ जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, जनरली 10 डिग्री राइज करने पर रेट डबल हो जाता है। जनरली 10 डिग्री राइज करने पर रेट बिकम्स डबल। ठीक है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वो लाई रहता है 2 to 3 के बीच में।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें तो वो आती है हमारी अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है। अभी हम टेम्परेचर वेरिएशन देख रहे थे। अब टेम्परेचर वेरिएशन ये तो जनरल बात हो गई कि जनरली क्या होता है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय आरएनएस इक्वेशन। अभी तक हम क्या कह रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करता है रेट। वो जनरल बात थी कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ये तो एक जनरल बात हो गई। बट अगर मैं क्वांटिटेटिवली बात करूं, क्वांटिटेटिवली उस बात को, टेम्परेचर को रेट से रिलेट करती है हमारी आरेनियस थ्योरी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस रासायनिक अभिक्रिया की दर का तापमान निर्भरता आरेनियस समीकरण द्वारा सटीक रूप से समझाया जा सकता है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एग्जैक्टली एक्सप्लेन्ड बाय आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर या फिर आपके जीरो ऑर्डर, इनकी हाफ लाइफ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरेनियस थ्योरी से। इंपॉर्टेंट है आरेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पर k आपको पता ही होता है क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ए आपका आरेनियस कांस्टेंट बोल दीजिए या सिंपल कांस्टेंट बोल दीजिए, ई एक्सपोनेंशियल है, ई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन, टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन। ध्यान रखनी है ये बातें। लॉग के और 1/t के बीच एक ग्राफ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब आप लॉग के कब लेंगे, जब आप इस इक्वेशन में k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जिसको हम अरेनियस इक्वेशन कह रहे हैं, जब आप इसमें दोनों तरफ ln लेंगे, उसके बाद ln को लॉग में चेंज करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी और हम उसका ग्राफ देखते हैं। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अगर आप क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ln लेते हैं, तो आपको पता है ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है पावर आगे आना, और जो ln e है वो क्या हो जाएगा 1, उसको हटा देंगे अब, ठीक है। तो ln के अब इसको चेंज कर देते हैं किसमें, ln की जगह क्या लिखेंगे हम 2.303 लॉग, तो 2.303 लॉग k इज इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस क्या हो जाएगा बताइए, ई ए बाय आर टी। अब आप पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ, चाहे आपका इक्वल टू के लेफ्ट साइड है या इक्वल टू के राइट साइड है, आप किससे डिवाइड कर देते हैं 2.303 से। तो log k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अगर ऐसा हो गया तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरसेप्ट तो आपका log a है, और जो आपका ई ए अपॉन 2.303 आ रही है स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है 1/t, और log k के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, y एक्सिस पर log k और x एक्सिस पर 1/t, और स्लोप आप देख सकते हैं नेगेटिव है, तो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर स्लोप है, इंटरसेप्ट आपका log a आ जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पर जो आती है वो ये है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कह सकता है इंटरसेप्ट की वैल्यू एटसेट्रा कुछ भी एक्स वाई जेड दे देगा और बोलेगा a की वैल्यू बताओ, या k की वैल्यू, log k की वैल्यू कुछ भी दे देगा, y एक्सिस पर ये वैल्यू है तो उसकी वैल्यू बताओ। इसी तरीके से आपको ई ए की वैल्यू पूछ सकता है स्लोप की वैल्यू देके, एटसेट्रा। आपको पता है कि वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हमें सारे तरीके पता होने चाहिए, हमें सारे ग्राफ्स पता होने चाहिए, सारे फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। तो ये प्लॉट है बिटवीन log k एंड 1/t के बीच में। चलिए वापस से इक्वेशन पे आते हैं। k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसको हम दो टेम्परेचर्स पे भी देखेंगे, जहां पर k मैंने आपको बताया रेट कांस्टेंट, उसके बाद a बताया अरेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसे बोल देते हैं, e आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ही, और उसके अलावा अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे एक्टिवेशन एनर्जी को भी देखेंगे, और उसके अलावा हम क्या देखेंगे, अरेनियस थ्योरी की कुछ और बातें। इट एक्सप्लेन्स दैट द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म थ्रू द इंटरमीडिएट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अरेनियस थ्योरी में क्या पॉइंट बनता है, यह बताता है कि प्रोडक्ट्स आर फॉर्म थ्रू द इंटरमीडिएट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें ई ए आ रहा है, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी आई तो कहीं ना कहीं कोई बैरियर आया है, उस बैरियर पर जो मैक्सिमम पीक पे जो पॉइंट बनता है उसे कहते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आरेनियस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन टू थ्योरीज, कौन कौन सी, दो कंबाइंड थ्योरीज पे वर्क करती है। एक तो होगी कोलिजन थ्योरी की, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब और फैक्टर आ गए, एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जिसको हम टीएसटी कह देते हैं। ठीक है, तो दो थ्योरीज का कॉम्बिनेशन फॉर्म है आरेनियस थ्योरी, एक हमारी होगी कोलिजन थ्योरी और दूसरी होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी।
सिंस अरेनियस ने क्या कहा, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहां पे ई ए हमारे साथ क्या रहेगा, पॉजिटिव, ई ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, दस के ऑलवेज इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ई ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ई ए क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, तो के हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, के ऑलवेज इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ रिलेट कर दिया, ड्यू टू दिस रेट ऑलवेज इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो रेट भी इंक्रीज करेगा, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ भी हो, रेट भी इंक्रीज करेगा और रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ, जो हमने जनरल बात कही थी कि रेट बिकम्स डबल, कई बार तो वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपल तरीके से, और कई बार उसको क्वांटिटेटिवली मतलब अरेनियस का यूज करके क्वेश्चन पूछ लेता है। When t tends to infinity, अगर मैं t को इन्फिनिटी कर देता हूं तो 1 बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब क्या बचा, a e की पावर जीरो, तो रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू द अरेनियस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अगर हमारा टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब बहुत 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 ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उस पॉइंट पे जो रेट कांस्टेंट है और जो ए है वो इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ई की पावर जीरो वन, नॉट ई की पावर जीरो, किसी की पावर भी जीरो वन, किसी की पावर भी जीरो वन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब हमने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो रेट भी बढ़ना चाहिए, रेट भी बढ़ना चाहिए और रेट कांस्टेंट भी बढ़ना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू द ए, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या आप उसे कह सकते हो अरेनियस कांस्टेंट। क्या कह सकते हो आप उसे, अरेनियस कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू किसके हो जाता है, ए के, ठीक है, के इज इक्वल टू ए ई की पावर जीरो, और रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू अरेनियस और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये हमारे अरेनियस थ्योरी के पॉइंट्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो जीरो होती है। अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ही जीरो है, मैं रिपीट करता हूं, अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ही जीरो है तो हमारा के ए के इक्वल ही होगा, तो के बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो के इंडिपेंडेंट हो जाता है उस केस में टेम्परेचर के, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए हमारा के जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली है क्या, वो आप इस ग्राफ से समझ सकते हो, ध्यान से देखिए। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स। मैंने ये नहीं कहा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए, नहीं, मैंने कहा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई एंड सबस्क्रिप्ट में ए, ई ए, ठीक है। आप इसको कैसे समझेंगे, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। ये हमारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। देखते ही पता लग गया कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी अगर मान लीजिए वो ई आर है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी, और मान लीजिए जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी वो ईपी है, तो देखते ही पता लग रहा है कि ई आर तो ज्यादा है ईपी से। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डेल्टा एच निकालूं तो वो क्या होगा, ईपी माइनस ई आर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या है ईपी और इनिशियल क्या है ई आर, और ईपी कम है ई आर ज्यादा है तो डेफिनेटली डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। तो देखते ही पता लग गया, अगर हमारी प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुए, तो एनर्जी रिलीज करी है, एनर्जी एग्जिट हुई है, मतलब एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन, ये तो पता लग गया, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स ने यहां तक गए हैं, वो इस पॉइंट तक, रिएक्टेंट्स जब यहां तक गए हैं इस पॉइंट तक, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी है ना, वही एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में रिएक्टेंट्स को जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़े, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactants for a chemical reaction to occur या to achieve the activated complex, right, that is known as activation energy। उस पीक तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट्स को जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़े उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ईए। तो मतलब यहां से यहां तक की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट अगर अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपने जनरली देखा होगा, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को फास्टर कर देते हैं। मतलब कैटलिस्ट एक्चुअली उस रिएक्शन को अकर करने के लिए एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं। मैं कैटलिस्ट के साथ भी, तो कैटलिस्ट करते क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर पहले यहां है उसको नीचे कर देते हैं,
लोअर कर देते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम विदाउट कैटलिस्ट वाली बात करते हैं। तो हुआ क्या, ये हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ER, रिएक्टेंट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में। ये हमारा चल रहा है ये हमारी कौन सी एनर्जी होगी, यहां से यहां तक, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अब हुआ क्या, ये रिएक्शन पाथ चल रहा है विदाउट कैटलिस्ट, जो डार्क लाइन है, और जो सॉलिड लाइन बनाई गई है, ये नया रिएक्शन पाथ आ रहा है विद कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो क्या रहा है, रिएक्टेंट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, पर क्योंकि कैटलिस्ट प्रेजेंट है, उसने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को छोटा कर दिया। प्रोडक्ट्स वहीं जाके बन रहे हैं उसी एनर्जी पॉइंट में, रिएक्टेंट्स वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, बट उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो पहले मान लो 10 यूनिट था, अब 5 यूनिट रह गया, तो अब रिएक्टेंट्स को कम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए, आप ऐसे कह सकते हो। तो रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट हुआ क्या, एक्टिवेशन एनर्जी आप देख सकते हो वो कम हो गई है कंपैरेटिवली टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट EA इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगी, कम होगी, किससे, EA इन प्रेजेंस ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है एवरीवन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ध्यान से समझिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। हम ये प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट में आपने दो कर्व देखे, एक कर्व रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है सॉलिड लाइन के साथ, और दूसरा कर्व भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है सॉलिड लाइन के साथ। पहला कर्व सॉलिड नहीं, सॉरी, डॉटेड लाइन के साथ। पहला कर्व जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है सॉलिड लाइन के साथ, उसकी जो पीक है थोड़ी सी ऊपर है, वो रिएक्शन पाथ है विदाउट कैटलिस्ट, और जो डॉटेड लाइन वाला उसकी थोड़ी नीचे है, वो रिएक्शन पाथ है विद कैटलिस्ट। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट दोनों केसेस में कन्वर्ट हो रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हुआ क्या, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर छोटा हो गया, जिस वजह से रिएक्शन इजीली प्रोडक्ट की तरफ चली गई और उसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी। तो अब पॉइंट पे आते हैं वापस से, What is activation energy? Activation energy is the amount of energy या the minimum amount of energy required by the reactants for a chemical reaction to occur या absorbed by the reactants for a chemical reaction to occur। अगर मैं कहूँ ये ER है और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट वाले की अगर बात करूँ या विद कैटलिस्ट वाले की बात करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये EA है। फर्क ये पड़ता है कि वो कम हो गया वो ज्यादा हो गया, इतनी बात है। पर अगर मैं ET की बात करूं, T मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो हमेशा EA प्लस ER ही होगी। वो क्या होगी हमारी, EA प्लस ER। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी और ER जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, इतनी तो उनके पास है और इतनी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, एक क्या आ चुका है, एक थ्रेशोल्ड आ चुका है। मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ही क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी ही होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, प्रेशर एटसेट्रा, बट गेट्स अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो हमने प्रेजेंस देख ली है, रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट और रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट दोनों हमने देख चुके हैं। विद कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर थोड़ा छोटा हो गया। Catalyst increases the rate of reaction by providing alternative path of lower activation energy, alternative path of lower activation energy to the reactants। मैंने यही बात आपको बार बार बोली है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं जो लोअर एनर्जी का होता है, जो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। मैं रिपीट करता हूं अपना पॉइंट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है कि अगर A टू B, A हमारे रिएक्टेंट्स हैं और B क्या है हमारे प्रोडक्ट्स, डेल्टा H क्या है इस वाले प्लॉट के लिए, लेस देन 0। इट मींस रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से। अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम्स आर आल्सो बायोकैटलिस्ट। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर फास्टर देन द मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन। इस बात का भी ध्यान रखना है, जहां पर मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और जहां पर एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन फास्टर होंगी कंपैरेटिवली टू मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज दे हैव लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, दे हैव लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और जो मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहा था, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट EA शोज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है ET वो EA प्लस ER होती है, और क्योंकि हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अरेनियस इक्वेशन में भी आप देख सकते हो। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहता है, EA प्लस ER,
मतलब इतनी एनर्जी, तो इसको आप बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई है, बट ये एब्जॉर्ब नहीं की गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इतनी एनर्जी उनके पास होनी ही होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक उनके पास होनी चाहिए इस पाथ को, इस रिएक्शन को अकर करने के लिए, ठीक है, इस इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो ET इज इक्वल टू EA प्लस ER, और ET क्या हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर और टू गेट द प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी में ही कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एक फॉर्मूला मैं लेके आऊंगा दो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेट कांस्टेंट के साथ, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट वेरी करता है। तो चलिए अब देखते हैं वो फॉर्मूला और उसकी डेरिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, एज्यूमिंग दैट EA एक्टिवेशन एनर्जी एंड A रिमेन्स कांस्टेंट। मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड जो हमारा A है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, अरेनियस कांस्टेंट है, वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जो हमारी अरेनियस इक्वेशन है वो क्या है, K इज इक्वल टू A E टू दी पावर माइनस EA बाय RT। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ अरेनियस इक्वेशन में, तो क्या बन के आएगा, हमारा बन के आएगा ln लिया है हमने, क्या लिया, नेचुरल लॉग, ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, नेचुरल लॉग। हमने जो लॉग लिया है वो है नेचुरल लॉग, जिसको आप ln भी कह सकते हो, टेकिंग ln ऑफ बोथ साइड, टेकिंग ln ऑफ बोथ साइड, ठीक है, हमने क्या लिया, नेचुरल लॉग। तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। फिर हमने क्या किया, नाउ इफ द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, और रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। तो ln K1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेट कांस्टेंट के लिए ln K1 इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT1 फर्स्ट इक्वेशन, ln K2 इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT2 सेकंड इक्वेशन। अगर मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, मतलब सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमने क्या देखा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT2 प्लस EA अपॉन RT1, जहां ln A कैंसिल हो जाते हैं। फिर आपको बताइए ln A माइनस ln B का फॉर्मूला होता है ln A अपॉन B, उसको हम उस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। फिर हमने इसको लिख दिया उस फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, ln A अपॉन B, जिसका फॉर्मूला होता है ln A माइनस ln B इज इक्वल टू EA अपॉन R, यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R, यहाँ से हमने एलसीएम लिया T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, उसके बाद लॉग K2 अपॉन K1, अगर हमने ln को चेंज कर दिया लॉग में तो 2.303 आएगा, उसको हम वापस से राइट साइड में डिनोमिनेटर में ले आए, तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। फॉर्मूला याद रखना है, T1 पर K1 रेट कांस्टेंट है और T2 पर K2 रेट कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, 2.303 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, जहां पर T2 बड़ा है T1 से, जहां पर T2 क्या है, बड़ा है T1 से। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। चलिए अब आज के सेशन को क्या करते हैं, समराइज करने से पहले इस पॉइंट को और देख लेते हैं, ठीक है, एक ग्राफ और दिखा देता हूं। दिस रिलेशन इज यूज्ड व्हेन रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आर गिवन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, DLN के बाय DT, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया, DLN के बाय DT इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट अपॉन हमने क्या लिखा, EA अपॉन RT स्क्वायर, T टेम्परेचर। जब हम log K को 1 बाय T के अगेंस्ट एक प्लॉट बनाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको एक प्लॉट पहले भी दिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अरेनियस इक्वेशन एज। तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो क्या है, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, स्लोप नेगेटिव है, x पर हम 1/t रखेंगे, y एक्सिस पर log k है, इंटरसेप्ट log a है, तो स्लोप कुछ इस तरीके से बन के आता है, y एक्सिस एक्स एक्सिस स्लोप नेगेटिव है, माइनस EA अपॉन 2.303 R, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है यहाँ पर, जो कि log A है। क्लियर। तो इस रिएक्शन को और इन इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, DLN के बाय DT इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर
डी एल एन के बाई डी टी इजकल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। और हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लॉग वगैरह लेके जो ग्राफ बनाया वो कुछ ये है आपके सामने, लॉग के इजकल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है एवरीवन, द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू लॉग ए एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। मैं बार बार आपको इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है कि अगर हमारा ई ए है तो ई ए क्या होगा, माइनस 2.303 आर इंटू में स्लोप। तो स्लोप देखे वो ई ए पूछ सकता है, बार बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। स्लोप देखे वो क्या पूछ सकता है, ई ए पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है ई ए की वैल्यू माइनस 2.303 माइनस 2.303 आर इंटू स्लोप होती है। ओके एवरीवन, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी, फिर हम सेशन को समराइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है, कॉलिजन थ्योरी कहती है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, द कोलिजन अमंग द रिएक्टेंट स्पीसीज व्हिच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्ट्स आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। जिन कोलिजन्स के होने से प्रोडक्ट बन जाए इफेक्टिव कोलिजन, जिन कोलिजन्स के हो तो रहे हैं पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा इनइफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन मस्ट हैव ए सर्टेन मिनिमम एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताई थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ईटी से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ईटी से। द स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए, मस्ट हैव ए मिनिमम एनर्जी। मतलब ई आर प्लस ई ए, हमें याद करना होगा वो पॉइंट, ई आर प्लस ई ए रिएक्टेंट की एनर्जी, और रिएक्टेंट उतनी एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट में जाने के लिए, तो ई ए। तो ई आर प्लस ई ए को हम बोल देते हैं ई टी, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट्स के पास होनी ही होनी चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आई होप क्लियर हुआ। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है एवरीवन, उसके बाद आप समझ सकते हैं, इफ वी एज्यूम दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम। मैं क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम या और पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, देन द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तब हम उसको जेड ए बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो के इज इक्वल टू, अब हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर हटा के क्या लिख दिया, जेड ए बी। ठीक है, ए को हटा के क्या सिंबल दिया, जेड ए बी। ये क्या है हमारा, कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितने हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो जेड ए बी। ठीक है, जेड ए बी मल्टीप्लाई विद ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो के इज इक्वल टू जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, जहां पर जेड ए बी क्या है, रिएक्टेंट ए और बी की कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अगर हम स्टेरिक फैक्टर भी इंक्लूड कर लेते हैं, व्हेन स्टेरिक फैक्टर इज कंसीडर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन है। स्टेरिक फैक्टर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है, जिससे ओरिएंटेशन अगर हम देखें कि भाई इस तरीके से ओरिएंटेशन होना चाहिए और इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी इतनी है या नहीं है, एटसेट्रा। अगर हम इन सभी बातों को कंसीडर करें तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब हमें यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर को भी इंक्लूड करना होगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो व्हेन स्टेरिक फैक्टर इज कंसीडर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन है। इसमें आपको बार बार बता रहा हूँ, एक तो होगा कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसको टकराने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और क्या ये मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकरा रहे हैं। तो इन सभी बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है, और स्टेरिकली वो टकरा पा रहे हैं या नहीं टकरा पा रहे, ये सारी बातें हैं जो इस रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी जो कि स्टेरिक फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय जेड ए बी मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पे ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, जेड ए बी आपका कोलिशन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, और पी इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं इन बातों को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पी क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आए हुए होंगे। चलिए अब सेशन को समराइज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या कवर किया, मैंने आपको बताया डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसकी हाफ लाइफ देखी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रेट कांस्टेंट भी मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको पता ही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन इज मॉलिक्यूलरिटी। मैंने आपको द अरेनियस थ्योरी के बारे में बताया, स्टेट्स दैट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू टेंपरेचर बाय द इक्वेशन K इज इक्वल टू AE⁻⁸ और जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है, सूडो ऑर्डर है, और जब हमारे रिएक्टेंट सेम है तो उस टाइम पे सेकंड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला हो सकता है। उसके अलावा अगर फर्स्ट ऑर्डर में गैस फेज रिएक्शन की बात करें तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने सारी बातें डिस्कस की थी। फिर लास्ट में हमने कॉलिजन थ्योरी देखी। कॉलिजन थ्योरी ये एज्यूम करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। इफेक्टिव कॉलिजन्स वही होंगे जिनमें मॉलिक्यूल्स टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिनमें मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करके कोलिजन करके प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हो तो उन्हें हम इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। और जो कोलिजन्स हुए भी और प्रोडक्ट नहीं बना तो इनइफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू the frequency of effective collisions between reactant molecules। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमने जो फॉर्मूला देखा वो हमारा फॉर्मूला जैसे K इक्वल टू AE⁻⁸ है। अगर आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी वेक्टर बिटवीन रिएक्टेंट A एंड B को इंक्लूड करना चाहते हैं तो A को हटाइए, ZA भी लगाइए, और अगर आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर को भी इंक्लूड करना है तो P भी लगाना होगा। तो फॉर्मूला कंप्लीट बन जाता है K इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय ZAB मल्टीप्लाई बाय E⁻⁻RT। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है, कोलिजन थ्योरी का। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आज की क्लास में हमने जो भी क्लियर किए, ठीक है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी हो गया। यहाँ हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।